नमस्ते, वेलकम टू लेगेसी। हम अभी चालू कर रहे हैं रिसर्च। इसमें यूनिट 3 में हम देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। अभी तक हम देख चुके हैं रिसर्च क्या होती है, उसके अंदर फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जो बेसिक चीजें रिसर्च के अंदर क्या क्या रहती हैं, डेफिनेशन रहती है, हाइपोथेसिस रहती है, थ्योरी रहती है, एक मॉडल रहता है। उसी के साथ हमने देखा कि बिजनेस के अंदर रिसर्च किस तरह काम आती है। कोई भी मैनेजर जो होता है उसको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। फैसला लेने के लिए उसे डेटा की जरूरत होती है कि क्या असल में हो रहा है, उसके बेसिस पर वो डेटा ले सकता है। उसके बेसिस पर वो उस डेटा के बेसिस पर वो फैसला ले सकता है कोई भी कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब मैनेजर वो फैसला ले रहा है तो जो रिसर्च है वो सिर्फ उसके फैसले लेने में एड करती है, वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं बताती है रिसर्च की, उसकी लिमिटेशन होती है। अभी हम देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। इस पूरे यूनिट को पढ़ते टाइम एक चीज ध्यान रखिए कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो कोई तकलीफ नहीं है जो हम रिसर्च करते टाइम हम फेस कर रहे हैं। रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो चीज जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि जब मैं इस बोतल का बिजनेस में घुस रहा हूँ तो मुझे कुछ चीजें पता है कि बोतल कैसे बनती है, उसकी कैप कहाँ से आती है, उसकी इंसुलेशन कैसे होती है, उसमें वेल्डिंग कैसे होती है, उसकी बॉडी फिक्स कैसे होती है। कुछ चीजें मुझे पता है, लेकिन कई चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ मुझे नहीं पता है। तो ये जो गैप है, जो चीज मुझे पता है और जो चीज मुझे नहीं पता है, उस गैप को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। जिस चीज के बारे में हमें रिसर्च करना है उसे रिसर्च प्रॉब्लम हम कहते हैं। ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है, रिसर्च प्रॉब्लम कोई गलती नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम वो चीज है जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी है। हो सकता है वो पूरी तरह से नई चीज हो या कोई ऐसी चीज हो जिस पे पहले रिसर्च हो चुकी है, उस पर हमें और रिसर्च करनी हो, तो वो ऑब्जेक्ट जिसका रिसर्च करा जा रहा है उसे रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल होता है जिस रिसर्च प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका रिसर्च हम किस तरीके से करेंगे, उसका कंप्लीट डिजाइन, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, उस पूरी स्टेटमेंट को हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। अभी पूरे डिटेल में आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंपल है, इजी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक बार पूरा लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे। कुछ समझ नहीं आएगा तो वापस लेक्चर देख लेंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं। इस पूरे यूनिट में हम देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या रहता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल को बनाने का पर्पस क्या होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। तो इंट्रोडक्शन। यहाँ पर किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रॉब्लम है, जिस चीज की वजह से दिक्कत आ रही है, आप किसी चीज में अगर हमें दिक्कत आ रही है तो हमें उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उस प्रॉब्लम को सही तरीके से एक्यूरेटली डिफाइन करना ताकि हम अच्छे से रिसर्च कर सकें। कोई भी रिसर्च कोई भी रिसर्च कितनी अच्छी है वो इससे पता चलेगा कि जो उसका रिसर्च प्लान है वो कितने अच्छे से प्लान हुआ है, उसके सारे स्टेजेस कहीं सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये सारी चीजें होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस चीज की हमें रिसर्च करनी, क्या गलती हो रही है, रिसर्च की फाइंडिंग्स मिसलेड ना हो, और सारे रीडर्स इस चीज को अप्रिशिएट कर पाए कि जब हम किसी भी चीज को इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि किस चीज की रिसर्च करना है, क्या क्या उसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रैक्टिकल टर्म्स में भी जब हम डायग्नोसिस करते हैं किसी रिसर्च प्रॉब्लम का तो उसमें प्रिपरेशन होता है एक रिसर्च ब्रीफ का और एक रिसर्च प्रपोजल का। ये रिसर्च प्रपोजल जो होता है ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो अप्रोप्रिएटली डिफाइन करता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं हम कॉमन एरर्स को। ये अभी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने से पहले हमें उस रिसर्च प्रोसेस को देखने की जरूरत है जिसके बेसिस पर हम उस रिसर्च प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। क्या प्रोसेस है जिससे हम पहुंच सकते हैं उस रिसर्च प्रॉब्लम तक, क्या प्रोसेस है जिससे हमें पता चल सकता है कि पूरे सिस्टम के अंदर कोई गलती है या हमें किसी और चीज पर रिसर्च करने की जरूरत है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी रहती है। ये हमें एक इंडिकेशन देती है कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट किस तरह का रहने वाला है। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होती है, कोई गैप या कोई अनसर्टेनिटी हमारे फैसले लेने की प्रोसेस के अंदर। हमें कोई चीज की जरूरत है लेकिन वो चीज पूरी नहीं है, तो जो गैप है ना नॉलेज का, जो गैप है इंफॉर्मेशन का, जो गैप है इनसाइट का, उसे कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं इस गैप के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये होती है कि प्रॉब्लम क्या है ये चीज हमें पता रहे। नोइंग व्हाट वन इज ट्राइंग टू डू, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं ये या तो सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सिंपल प्रॉब्लम क्या होती है, जिसको समझना बहुत आसान होता है, जिसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको समझना बहुत आसान है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या रहती है, जब इंटर रिलेटेड रहती है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सीधी सीधी प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर सीधी सीधी प्रॉब्लम रहती तो हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का रिसर्च करती और कोई नई चीज बना लेती। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। आपका कॉम्पिटिटर है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपको कंपटीशन एक्ट है, अलग अलग रेगुलेशंस है, कस्टमर के विल्स एंड नीड्स हैं, अलग अलग ट्रेंड्स हैं, अलग अलग सप्लायर्स हैं, उनका अलग अलग कॉस्टिंग है, अपना प्रॉफिट मार्जिन है, मार्केट कंडीशंस है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको कंसिडर करना पड़ता है, जो इंटर रिलेटेड रहती है। और इस तरह की प्रॉब्लम जो कि इंटर रिलेटेड रहते हैं उसके जो कंपोनेंट्स है वो कॉन्सिक्वेंशियल रहते हैं, हर एक इफेक्ट करते हैं। उसमें अलग अलग वेरिएबल्स रहते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी जो भी चीज की हम रिसर्च कर रहे हैं उसको। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, अगर हम किसी जगह पे रिसर्च करना चाहते हैं कि भाई जॉब की ऑटोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स ऑन वर्क एग्जॉशन पे हम देखना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट आता है, तो इसमें दो चीजें इफेक्ट हो गई, दो चीजें इन्वॉल्व है, इंटरेक्ट करनी पड़ेगी, इफेक्ट ऑटोनॉमी का और कमिटमेंट का।
फिर हमें इसे और फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा कि जो मेल एम्प्लॉइज हैं और जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनके अलग अलग उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उनका जॉब में ऑटोनॉमी किस तरह कैसे है और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट कैसा है ऑन वर्क एग्जॉशन। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें एक मॉडल बनाने की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम पूरी रिसर्च प्रपोजल को डिफाइन कर सकें। वो कैसे करते हैं अभी आगे देखते हैं। ये वर्ड्स अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सब समझ में आने लगेगा। तो पहली चीज है कि अब जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एग्जैक्टली बताएंगे कैसे कि इस जगह पे हमें प्रॉब्लम है और इस चीज की हमें रिसर्च करनी है। तो ये शुरू कैसे होता है कि जो डिसीजन मेकर है, जो मैनेजर होता है, उसे कोई ना कोई डिफिकल्टी फेस होती है, कोई दिक्कत फेस होती है अपना फैसला लेने के अंदर। ये एक एक्शन ओरिएंटेड होता है कि एग्जैक्टली उसका रिजल्ट ये है कि उसे देखना है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। अब वो करेगा कैसे, उसमें कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उसमें ये डिफिकल्टी ये हो सकती है कि वो एक्चुअली इमीडिएट डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब अप्लाइड रिसर्च में कि मुझे कुछ करने में दिक्कत आ रही है, या फिर वो कोई गैप एक्सपीरियंस कर सकता है उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज में। उसे बेसिक रिसर्च कहते हैं। मतलब मुझे इस बॉटल को कैसे बनाना है उसकी बेसिक नॉलेज है, लेकिन मुझे इसमें और एडवांस नॉलेज की जरूरत है। बॉटल कैसे बनती है, उसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या प्लांट बनता है, किस तरह की कॉस्टिंग होती है, तो उसके लिए मैं बेसिक रिसर्च करूंगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ उसका एप्लीकेशन करना है, इमीडिएटली चीजों को चेंज करना है, तो मैं अप्लाइड रिसर्च यूज करूंगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम इसके पहले देख चुके हैं। जो बोर्ड का डिसीजन प्रॉब्लम, जो ब्रॉड डिसीजन प्रॉब्लम है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में नैरो डाउन कर देते हैं इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स में, जो फोकस करता है ऑन द डेटा इन्फॉर्मेशन, जिससे हम अराइव कर सकें किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन पे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं। पहली चीज होती है मैनेजमेंट का डिसीजन प्रॉब्लम। ये सबसे पहली बात होती है कि डिफिकल्टी कहाँ फेस हो रही है, दिक्कत कहाँ फेस हो रही है, कि आपके पास सही नॉलेज नहीं है या फिर क्या आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या करना है आपको पता नहीं है। तो पहले हम जो दिक्कत है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैनेजर है जिसको फैसला लेना है वो स्किल्ड है, उसको पता है कि क्या करना है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लेगा। अगर वो नहीं सॉल्व कर सकता है तो किसी और को, किसी एजेंसी को, रिसर्चर को उसको आउटसोर्स कर देगा कि भाई तू करके दे, मुझे उसका सोल्यूशन निकाल के दे। जब हम बिजनेस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर देंगे तो फिर हम उसका ऑडिट करेंगे कि ये प्रॉब्लम का ओरिजिन, ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, और उस सारे सिम्टम्स को, सारी ओरिजिन को ठीक करेंगे ताकि आगे सेम चीज ना हो। फिर अगर हमने, जब प्रॉब्लम हमें मिल गई, उसके बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से। अगली स्टेप है कि हम उस प्रॉब्लम का थोरो डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्री और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से। उनको बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करें, दूसरी कंपनी भी फेस कर रही होंगी, उन्होंने किस तरह से सॉल्व करा है। और जो एक्सपर्ट है उसको उस फील्ड का कंप्लीट नॉलेज रहता है तो बुलाया जाता है। जैसे अलग अलग बीमारियों के स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको बीमारी जब होती है तो उसके लिए बुलाया जाता है। उसी तरह बिजनेस में भी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से बात करी जाती है। वो एक्सपर्ट और कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर कैसे भी हो सकते हैं। उनके साथ सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू करे जाते हैं जिसमें रिसर्चर जो है वो अपने, उसके पास क्वेश्चन रहते हैं और उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या डाउट मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन में। और इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो इंटरव्यू हो रहा है एक्सपर्ट के साथ, ये क्यों करा जा रहा है, ताकि हम क्लैरिटी गेन कर सके प्रॉब्लम एरिया के लिए के साथ। हम कंक्लूजन नहीं बिठा रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। उसके बाद हम पूरा जितना लिटरेचर है उसका कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन करते हैं। पूरा लिटरेचर का क्या मतलब हुआ, जितना भी डेटा, जितने भी सोर्सेस से पूरा डेटा है, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज, किसी ने कुछ बताया, किसी कहीं हमने किसी से कुछ पढ़ा, हमने कुछ चीज ऑब्जर्व करी, उस सबको हम एक साथ लाते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में कोलेट करते हैं। सारा डेटा, पब्लिश्ड हो अनपब्लिश्ड हो, सारे डेटा को, स्पेसिफिक एरिया का जितना भी डेटा है उसको एक जगह पर लाते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, वो सारे डेटा को एक साथ कोलेक्ट करता है और एक लॉजिकल मैनर में अरेंज करता है। सिर्फ लिख नहीं देता है, एक साथ उसको ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है सही तरीके से, ताकि उससे सही डिसीजन लिया जा सके। इसमें प्लेजरिज्म को अवॉइड करने की जरूरत है। प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का मतलब है कि आपने किसी और के काम को अपना नाम छाप के डाल दिया कि ये चीज मैंने करी है। जब आपने वो चीज करी नहीं तो आपको उसमें इनडेप्थ नॉलेज नहीं है और आप उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर आपने किसी और का काम यूज करा तो सीधे सीधे लिखो, उसको रेफर करो कि किसी और रिसर्चर ने काम करा था, मैंने उसको यहाँ पे यूज करा है, और जो आपने काम करा है उसको उसमें ऐड कर दो। इसमें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो जो और पहले स्टडीज हुई है उसका भी आपको लिस्ट देनी है, और लॉजिकल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पास्ट के स्टडीज में क्या यूज हुआ है वो आपको बताना है। जब आप ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक फाउंडेशन आपको मिल जाता है कि क्या पहले हुआ है, तो उस तरह से हमें आगे क्या करने की जरूरत है और हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं जो डेटा हमारे पास है उससे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। उसके बाद अगला सोर्स रहता है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने का, इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को देखने का। जैसे कि हम एक बॉटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि पूरी इंडस्ट्री में जो ये मेटल आता है, इसकी जो बॉडी है वो चाइना से आती है और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया किसी भी रीजन से।
उसने बैन लग गया उस पर, तो पूरी इंडस्ट्री सफर कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के पास चीजें नहीं आ रही है। एग्जाम्पल, मोबाइल बनाने के लिए माइक्रोचिप्स लगते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के लिए माइक्रोचिप्स लगते हैं, वो चाइना से आते हैं, ताइवान से आते हैं, पर उस पर बैन लग गया है, उसकी शॉर्टेज चल रही है, तो पूरी इंडस्ट्री सफर कर रही है। तो वो स्पेसिफिक आइटम पे इंडस्ट्री लेवल भी एनालिसिस करने की जरूरत है। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कोई दिक्कत चल रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमको एनालिसिस करने की जरूरत है कि क्या चीजें आ रही है। जो रिसर्चर है वो इस तरह की चीजों को खुद ही मैनेज कर लेता है, लेकिन कई कई बार क्या होता है, जो स्टडी होती है वो हम आउटसोर्स भी कर देते हैं। जब हम इसे आउटसोर्स करते हैं किसी एजेंसी को, तो इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स जो है, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है कि वो उस सही कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च को कर सके। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ आपने उसको प्रॉब्लम बता दी, वो खुद भी रिसर्च करके आ गया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, किस तरह से काम करते हैं, आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरीके से काम करते हो, किस तरह से आप अलग हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, आपके कॉन्टेक्स्ट में वो रिसर्च करके आपको लाएगा सारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन का। क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह से फैसले होते हैं, वो सारा आपको रिसर्चर को देना पड़ेगा। फिर क्वालिटेटिव सर्वे, कई कई बार क्या होता है, जो एक्सपर्ट का इंटरव्यू है, सेकेंडरी डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ नहीं होता प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, तो फिर हम सर्वे कराते हैं। ये सर्वे क्या होता है, ये एक्सप्लोरेटरी नेचर का होता है। इससे हमें और इंसाइट मिलती है कि प्रॉब्लम जो है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके परसेप्चुअल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो प्रॉब्लम और किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं और एक फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं और पायलट सर्वे करते हैं, छोटे छोटे सर्वेस करके देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए उसका क्वालिटेटिव सर्वे हम करते हैं। फिर मैनेजमेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स, एक बार जो ऑडिट की प्रोसेस है उसमें हम सेकेंडरी रिव्यू और इंटरव्यू सर्विस पूरे हो जाते हैं, तो रिसर्चर होता है वो रेडी हो जाता है कि वो डिफाइन कर सके इशू क्या फेस हो रहा है और हमें किस चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। किस पॉइंट पर हमें एक अनएम्बिगुअस और क्लियरली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाती है कि किस चीज की और रिसर्च करने की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो हमें पता चल जाती है। ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज है जिसे हमें सही करना है, ये सिंपली एक चीज है कि जो नॉलेज हमारे पास है वो नॉलेज में कुछ कमी है, तो कमी क्या है वो हमें पता चल गई है। अब हम उसमें रिसर्च करेंगे और जो कमी है उसे पूरी कर लेंगे और फिर हमारा जो फैसला हमें ले लेंगे, जो डिसीजन हमें लेना है और आगे बढ़ने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हम ले लेंगे। इसमें जो पॉसिबल डायमेंशन होते हैं उसमें कई सारे इम्पॉसिबल टास्क होते हैं, क्योंकि अगर आप सारे पॉसिबल डायमेंशन किसी प्रॉब्लम को देखोगे, पूरा सॉल्व करने के लिए जाओगे तो वो चीज करना मुश्किल है। तो हमें रिफाइन करने की जरूरत है कि जो प्रोबेबल कॉज है प्रॉब्लम का, स्पेसिफिकली उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। पूरी प्रॉब्लम, पूरी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करा जा सकता है। एक पर्टिकुलर चीज को आपको ढूंढना है कि जो मेन रीजन उसको देखो, फॉर्मलाइज करो, प्रोग्राम बनाओ, उसको सॉल्व करो। आखिर में जो रिसर्चर है वो इश्यूज को सिम्टम से अलग करता है। मतलब आप एग्जाम्पल, अगर मेरी बोतल है उसकी सेल्स कम हो रही है, मेरे कस्टमर उससे खुश नहीं है, मेरा कंपटीशन ज्यादा फेस कर रहा हूँ, ये सब सिम्टम्स है। मुझे उसका रीजन देखना पड़ेगा। इशू शायद मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, शायद उसकी प्राइसिंग सही नहीं है, शायद उसकी सप्लाई अच्छी नहीं है, शायद मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, शायद मेरी प्राइसिंग जो है वो कंप्यूटर से ज्यादा है। तो उसका जो स्पेसिफिक इशू है मुझे उसे अलग करना पड़ेगा और उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं सिम्टम्स पर रिसर्च करने लगूँ, उससे कोई मटेरियल चीज, उससे कोई इंपॉर्टेंट चीज पता नहीं चलेगी। फिर रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऑफर रहता है किसी भी कंपनी को, या कंपनी का ऑफर रहता है किसी एजेंसी को कि आप इन्वेस्टिगेट करिए किस इश्यूज को, कौन से इश्यूज जो कि हमने ऊपर देखे, रिसर्च प्रॉब्लम जो हमने इश्यूज आइडेंटिफाई करें उस पर आप रिसर्च करिए, प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, या किसी और एस्पेक्ट पे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, सिस्टम हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो गई, जिससे जो एनकम्पास करती है कि किस मेथोडोलॉजी से रिसर्च होगी किसी एक प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो पूरी मेथोडोलॉजी एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखी देती है। तो स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है रिसर्च प्रपोजल का, सबसे पहली बात उसके अंदर रहती है कि एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें क्या रहता है, ये स्पेसिफाई करता है प्रॉब्लम को। इसको पढ़ने के बाद हम प्रॉब्लम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम को अप्रिशिएट क्यों करेंगे, प्रॉब्लम के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो क्यों जरूरी है और किस तरीके से वो मैनेजमेंट के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, उसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं इस समरी को देखकर। फिर प्रॉब्लम की डिटेल्स, जो प्रॉब्लम है उसका जेनेसिस क्या है, वो प्रॉब्लम शुरू कहां से है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करी गई तो उसमें रिस्क क्या क्या है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो फायदे क्या क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स क्या है। फिर हमें इसमें एक रेफरेंस देना पड़ता है कि सिमिलर प्रॉब्लम अगर हमने पहले फेस करी है या हमारी इंडस्ट्री में किसी और कंपनी ने फेस करी, तो उसने जब फेस करी थी उसने किस तरह से सॉल्व करा था वो हमें लिखना है। फिर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, कोई बुक है, किसी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, कोई पेपर है जिसको आपने यूज करा है, उसका रेफरेंस आपको देना है और उसने किस तरह सॉल्व करा था उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि आप देख सको कि पहले भी ये प्रॉब्लम हुई है और दूसरे लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करा है। फिर स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, अलग अलग अप्रोचेस रहती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि रिसोर्सेज कितने लगने वाली हैं, अलग अलग एक्शंस क्या क्या लिए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हम एक्सटर्नल एजेंसीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हम इवेल्युएशन कर सकें कॉस्ट बेनिफिट्स ऑफ वेरियस ऑप्शंस। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज लगती हैं हर एक ऑप्शन को करने के लिए, तो उन सबको हम लिस्ट करते हैं। फिर हम डिटेल्स लिखते हैं ऑफ द रिसर्च डिजाइन, अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं
जिसमें सैम्पलिंग डिजाइन कैसा रहेगा, डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगा, जो डेटा हमें मिला उसको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट किस तरह के रहेंगे, एनालिसिस हम किस तरह का करेंगे, वो एक्सप्लेनेटरी रहेगा या डिस्क्रिप्टिव रहेगा, किस तरह का एनालिसिस हम करने वाले हैं, किस तरह की हमारी फाइंडिंग्स की हमें जरूरत है। फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, मतलब पैसे कितने लगेंगे, लोग कितने लगेंगे, मशीन कितनी लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, स्पेसिफिक नेचर के रिसोर्सेज को हम स्पेसिफाई करते हैं, उन सब चीजों को डिफाइन करके लिखते हैं। फिर टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, टाइम शेड्यूल पीआरटी चार्ट के बेसिस पर रहता है। पीआरटी चार्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक चार्ट। इसका मतलब क्या होता है, हम विजुअली पिक्चर बनाते हैं, हमारे अलग अलग टास्क है, मतलब पहले हम रिसर्च करेंगे, फिर वो किसी मैनेजर के पास जाएगा, वो कोई उस पर अपने सोल्यूशन, उसमें 3 ऑप्शन बताएगा कि मुझे क्या चीज करनी है, वो एक्सपर्ट के पास जाएगा, वो उसमें से कोई एक चीज डिसाइड करेगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन चालू होगा, उससे कोई हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के उसको टेस्टिंग पे डालेंगे, उसको अलग अलग जगह पे अप्लाई करके देखेंगे, अगर प्रोडक्ट चल गया तो फिर उसको फाइनल लॉन्च कर देंगे। तो अलग अलग टास्क की विजुअली उसको लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर टास्क में कितना टाइम लगने वाला है, और जो पहले वाला टास्क है, जो बाद वाला टास्क है, पहले वाला टास्क पे डिपेंडेंट रहता है। तो पहले वाला जब तक पूरा नहीं होगा दूसरा पूरा नहीं हो सकता। देखो, हर एक टास्क अगले वाले टास्क पे डिपेंडेंट है, एक चीज पूरी हुई उससे दूसरी होगी, दूसरी होगी तो तीसरी चौथी होगी, जब दोनों हो जाएंगे उसके बाद पांचवे पे आप जा सकते हो, छठवा पांचवे डिपेंडेंट है। तो हर एक टास्क में कितना टाइम लगेगा हमें पता चल जाता है, तो रिसर्च पूरी कंप्लीट कब तक हो पाएगी, उससे कंक्लूजन कब तक मिलेगा, ये हमें पता चल जाता है, पूरा टाइम शेड्यूल हम बना लेते हैं। फिर कॉस्ट बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, हम टेंजिबल कॉस्ट बेनिफिट करते हैं कि जो मुझे खर्चा लगेगा इस रिसर्च को करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो कितना है, और जो बेनिफिट मैं इससे डिराइव करना चाहता हूँ वो कितना रहेगा। अगर जो मुझे फायदा होने वाला है वो कॉस्ट से ज्यादा है तो ही मैं इस रिसर्च को करूंगा, वरना इस रिसर्च को मैं ड्रॉप कर दूंगा, करूंगा ही नहीं। इस रिसर्च प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं, जब रिसर्च प्रपोजल हम बनाते हैं, सारी रिसर्च किस चीज पे करनी है, वो किस तरह से होगी, उसकी पूरी डिजाइन को जब हम लिखते हैं, तो उससे हमारे हम क्या क्या इससे पूरा करना चाहते हैं, हमें इससे क्या फायदे होते हैं, हम रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि वो क्यों जरूरी है। ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट के सेलिएंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं उसके। ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉड मेथोडोलॉजी ऑफ प्लान क्या है स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। ये इंडिकेट करता है कि फाइंडिंग और एप्लीकेशन किस तरह रहेगा जो कि स्टडी से हमें मिलेगा, और जो स्टडी है उसकी एफिकेसी कैसी रहेगी, उसकी इंपॉर्टेंस किस तरह की रहेगी, उसको हम किस तरह से यूज करेंगे वो हमें बताता है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, उसके अंदर क्या क्या रहता है, टाइटल रहता है, एब्स्ट्रैक्टली बताया जाता है कि रिसर्च में क्या होने वाला है, रेशनल क्या है, उसके अंदर क्वेश्चंस क्या रहेंगे, क्या मेथड से हम डेटा को अपने पास लाएंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, शेड्यूल करेंगे, और किस तरीके से हम उस रिसर्च को अप्लाई करेंगे। तो इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। पहली चीज रहती है रिसर्च प्रपोजल के अंदर टाइटल। इसमें हम लिखते हैं कि रिसर्च का थीम क्या है। ये जो थीम रहता है, ये जो टाइटल रहता है, ये बहुत कैची रहता है। मतलब अगर मैं इस बॉटल के बारे में या इस बॉटल जैसी कोई बॉटल बनाने के, इससे बेटर बॉटल बनाने की रिसर्च करने वाला हूँ, तो मैं थीम जो टाइटल है वो ये लिखूंगा, रिसर्च ऑन अ बॉटल विच कैन सॉल्व ऑल योर डेली नीड्स। इसी बॉटल को यूज करके आप स्पार्कलिंग वाटर यूज कर सकते हो, इसी बॉटल को यूज करके आप गर्म पानी ले सकते हो, उसी से कॉफी बन जाएगी, उसी में नूडल्स बन जाएंगी, उसी में गाना बच जाएगा, उसी में पावर बैंक है, ये बहुत लाइट है, प्योरीफाई करता है पानी को, ऑक्सीडाइज करता है पानी को। तो वो इतनी अच्छी टाइटल होनी चाहिए जिसको पढ़ के जिज्ञासा अराइज हो रीडर के अंदर, वो और उसे रीड करने के लिए चाहे उसकी फेवरेबल डिस्पोजिशन बन जाए प्रपोजल की तरफ, तो रीडर इंटरेस्टेड हो जाए टाइटल को पढ़ के। फिर समरी या प्रियम्बल, ये जो है ये इंगेज करना चाहिए माइंड को। इसमें ब्रीफ में सारे सेलिएंट एस्पेक्ट रहने चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी रहनी चाहिए, सारे कंपोनेंट्स, मतलब रिसर्च का डिजाइन कैसा रहेगा, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, डेटा एनालिटिकल के टूल्स कौन कौन से रहेंगे, वो मेंशन रहना चाहिए उसके जस्टिफिकेशन के साथ। अब टूल्स क्या क्या होते हैं एनालिसिस के, जैसे अगर हम कोई अकाउंटिंग डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम टैली के अंदर उस डेटा को डाल सकते हैं, और जो भी डेटा हमें चाहिए मंथ वाइज, ईयर वाइज, जिस भी वेरिएंट में, जिस भी तरीके से हमें डेटा चाहिए इन्वेंट्री वाइज, उसको हम निकाल सकते हैं। जिस टूल को हम यूज करें डेटा एनालिसिस के, वो भी हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है। फिर इंट्रोडक्शन, ये स्टार्ट होता है रेफरेंस से कि प्रीवियस, इसके पहले सेम चीज पे जो रिसर्च हो चुकी है उसको हम इंडिकेट करते हैं। इसमें हम इंडिकेट करते हैं नीड फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च फर्दर, जो पहले रिसर्च हो चुकी है, और हम बताते हैं कि क्यों और रिसर्च करने की जरूरत है, इसमें क्या लिमिटेशन है और क्या स्कोप हमने इंक्रीज करा है यहाँ पर। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल ही नई चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो पहले रिसर्च हुई उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले रिसर्च हुई है तो पहले कहां तक रिसर्च हुई है, लेकिन हम इसमें और क्या क्या नई रिसर्च करने की जरूरत है और वो हम अभी कर रहे हैं, वो चीज हम लिखते हैं। जनरली हम इसमें लिखते हैं कि रिसर्च का लिटरेचर का रिव्यू, जो हमारे पास पूरा डेटा है, सारा सोर्सेस से जो डेटा हमारे पास है उसका रिव्यू हम करते हैं, क्या जरूरत है फर्दर स्टडी करने की, क्या क्या इश्यूज हैं रिसर्च प्रॉब्लम की स्टडी के लिए, किन चीजों पे हम रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल जो कि स्टडी में इंक्लूडेड है, हाइपोथेसिस, अलग अलग थ्योरी, किस मॉडल को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, किसके हाइपोथेसिस के बेसिस पर हम ये रिसर्च करने वाले हैं। रिसर्च स्टडी का टाइप क्या है, मतलब वो डिस्क्रिप्टिव है, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए है, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए, छोटी है बड़ी है, एक्सप्लेनेटरी है या डिस्क्रिप्टिव है, रिसर्च स्टडी किस तरह की है। फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अप्रोच,
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत सारी अप्रोचेस रहती हैं। उसके लिए हमें कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे किसी भी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के लिए, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करने के लिए। जिस जिस भी ऑप्शंस जो हमारे पास हैं, अलग अलग तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जिस भी तरीके में, जिस भी ऑप्शन में हमारा बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा रहेगा और बेनिफिट सबसे ज्यादा रहेगा, उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। मेथड और रिसोर्सेज कौन कौन सी रहती हैं, इसमें हम आउटलाइन करते हैं पूरी प्रोसेस को, जिसके बेसिस पर, जिसमें हम स्टडी को कैरी आउट करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे पर्टिकुलर मेथड्स को, किस तरह से हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर मेथड को हम यूज करेंगे, उससे हम जस्टिफाई करेंगे क्यों हम उस मेथड को यूज कर रहे हैं। उससे हम जो रीडर है उसमें सेंस ऑफ एश्योरेंस आता है और उससे पता चलता है कि स्टडी का पर्पस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, कि रिसर्च का डिजाइन कैसा है। अगर हम पूरी रिसर्च सारी पॉपुलेशन पर नहीं करने वाले, एक सैंपल निकाल के कुछ एक लोगों पर रिसर्च करेंगे और उसके जो फाइंडिंग्स उसको पूरे रिसर्च पे अप्लाई करने वाले, तो जो सैंपलिंग है उसका सैंपल हम किस तरह से ला रहे हैं, सैंपल का डिजाइन क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट से हम रिसर्च कर रहे हैं, क्वेश्चनर है, इंटरव्यू है, डेटा कलेक्शन है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, डेटा कलेक्शन किस तरह से होने वाला है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरीके से होगा, ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। इन कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम एस्टिमेट करते हैं प्रपोजल को, प्रोवाइडेड इन द रिसोर्सेज को एस्टिमेट करते हैं प्रोवाइडेड इन द प्रपोजल। फिर हम डिस्कशन करते हैं ऑन द फाइंडिंग्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। जो फाइंडिंग्स है उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी टू द इशू, उसे देखा जाता है, उसे इंक्लूड करा जाता है रिसर्च प्रॉब्लम के इस रिपोर्ट के अंदर। फिर हम एपिलॉग बनाते हैं स्कोप एंड लिमिटेशन का, ये हाईलाइट करती है, पूरी रिसर्च हो गई, उसके बाद हम हाईलाइट करते हैं कि कंक्लूजन हमें क्या मिला, स्कोप और लिमिटेशन क्या था पूरी रिसर्च का, और हम ये भी लिखते हैं कि यहाँ तक तो हमने रिसर्च कर ली है, इसमें और कुछ टॉपिक हैं जो आगे चल के रिसर्च करने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी हम स्पेसिफिकली लिख देते हैं, ताकि जब हमारे बाद कोई और इस चीज पर रिसर्च करे, जो इस रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ेगा, इस कंक्लूजन तक पहुंचेगा, उसके बाद उसे अगर कोई और रिसर्च करनी, कोई और कंक्लूजन, कोई और इन्वायरमेंटल चीज पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर रिसर्च करनी है, तो वो उसे और आगे रिसर्च करने की जरूरत है। साथ साथ में हम इसकी लिमिटेशन भी क्यों लिख देते हैं, क्योंकि कई चीजों को हम अज्यूम करके चलते हैं रिसर्च के अंदर कि हमारे एम्प्लॉइज अगर हम उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो खुश होंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो हाईली मोटिवेटेड है और मॉनिटरी चीजों से मोटिवेटेड फील नहीं करते। उस केस में हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं जो कि लिमिटेशन रहती है किसी भी रिसर्च की। सो रिसर्च प्रोग्राम जो रहता है, रिसर्च प्रपोजल जो रहता है, उसके अंदर टाइटल रहता है, उसकी एक समरी रहती है, उसका इंट्रोडक्शन, कहाँ से आपने ये रिसर्च चालू करी, रिसर्च का टाइप क्या, वो सब रहता है। फिर किस स्ट्रेटजी को हम, सजेस्टेड स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, उसको हमने क्यों चूज करा है रिसर्च को करने के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेथड क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है, और रिसोर्सेज क्या है रिसर्च को पूरी करने के लिए, फिर जो हमारी फाइंडिंग्स है उसमें डिस्कशन क्या हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है, और फिर आखिरी में एपिलॉग मतलब जो कंक्लूजन है और उसका लिमिटेशन रिसर्च का हम बता देंगे। दिस वाज द चैप्टर, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।